कि जो यात्रा धीरेन्द्र शास्त्री निकाल रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी यात्रा है और संविधान विरोधी यात्रा की वो बात कर रहे हैं। वो हिंदू धर्म ही संवैधानिक नहीं, बाबा साहब का अपमान कर सकते हैं और ना ही मनु विधान को लागू कर सकते हैं। किसी भी कीमत पे हम मनु विधान को लागू नहीं होने देंगे। बाबा साहब का संविधान ही इस देश के अंदर लागू रहेगा। वही देश की आत्मा है, वही देश की पहचान है, वही इस देश की असली। बुजुर्ग के साथ घटना जो लखनऊ में हुई है वो दिखाती है कि आरएसएस कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। आरएसएस का था। यस, वो व्यक्ति आरएसएस का था। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। दोस्तों आज हमारे साथ फिर दामोदर यादव जी हैं जो लगातार दलित पिछड़ों की आवाज़ बने हुए हैं मध्य प्रदेश में। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई। और जो भी आप हमारी बात है वो लाखों लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हो। सामाजिक न्याय की जो हम बात करते हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सर अभी मैं कुछ न्यूज़ देख रहा था तो मुझे पता चला एक बाबा है हमारे मध्य प्रदेश की, धीरेन्द्र शास्त्री जी, जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं। पहले वो मध्य प्रदेश में भी निकाल चुके हैं लेकिन अब वो बोलते हैं कि हम राष्ट्रीय स्तर पर निकालेंगे। तो इस बारे में क्या कहना है आपके संगठन का? देखिए, हमारे संगठन ने निर्णय लिया 4 दिन पहले ही कि जो यात्रा धीरेन्द्र शास्त्री निकाल रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी यात्रा है और संविधान विरोधी यात्रा है। अगर इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर, भारत संविधान में भारत के संविधान में लिखा है भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र माना गया है, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही यह है कि इसमें सभी धर्मों का समान अधिकार, समान सम्मान होगा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा का उद्देश्य है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। तो निश्चित रूप से ये बाबा साहब का अपमान है, ये बाबा साहब के द्वारा लिखे हुए भारतीय संविधान का अपमान है और ये भारत देश के अंदर सामाजिक जो ताना बाना है, सारे जाति वर्ग धर्म के लोग जो एक होकर रहने का प्रयास करते हैं उसको तोड़ने का प्रयास है। इसलिए हमने ये मांग की है, पत्र लिखा है राष्ट्रपति जी को। इस पत्र की कॉपी अभी हमारे पास है, हम आपको ये जरूर उपलब्ध कराएंगे। और ये 2 दिन पहले पत्र राष्ट्रपति जी के यहाँ पहुँच भी चुका है, मेल भी उनके यहाँ पहुँच चुका है। और इस पत्र में हमने मांग की है कि धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा निकाली जा रही धार्मिक उन्माद फैलाने वाली यात्रा है उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। और अगर राष्ट्रपति जी के द्वारा रोक दिया जाता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सरकारों से तो हमें उम्मीद है नहीं। राज्य की सरकारें उनके लिए छोटी हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद कह के गए हैं कि वो उनके छोटे भाई जैसे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। तो जब प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि छोटे भाई जैसे हैं तो कौन रोक पाएंगे? मोहन यादव रोक पाएंगे कि योगी रोक पाएंगे कि हरियाणा रोक पाएगा? कौन रोक पाएगा? या रेखा गुप्ता रोक पाएंगे? तो स्वाभाविक है कि इनमें फिर राष्ट्रपति जी को ही हस्तक्षेप करना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी है संविधान को और देश को सुरक्षित रखना। तो इसलिए शास्त्री कहते हैं कि मैं संविधान का समर्थन करता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी समर्थन करता हूँ, वो हमारे महापुरुष थे। फिर आपका ऐसा आरोप है कि उनकी जो यात्रा है वो संविधान के विरुद्ध है। तो ये दोनों बातें सर एक साथ नहीं चल सकती ना? एक तो संविधान का समर्थन हो सकता है, धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, या फिर उसको चेंज करना ही हो सकता है, मनुवाद लागू होना हो सकता है। देखिए, जिस हिंदू धर्म की वो बात कर रहे हैं वो हिंदू धर्म ही संवैधानिक नहीं है। और बिल्कुल, हिंदू धर्म किसी कीमत पर संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक आस्थाओं को, संवैधानिक मान्यताओं को, संविधान को ठेस पहुंचाने वाली जो परिकल्पना है उसका नाम हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म की असलियत या हिंदू धर्म का जो असली बेस है वो मनुवाद से सीधा सीधा उसका संबंध है, मनु स्मृति से, मनु विधान से। और मनु का विधान हमारे भारत के संविधान के जस्ट विपरीत है। किसी भी कीमत पे मनु का विधान मानवतावादी विधान हो ही नहीं सकता। किसी भी कीमत पे मनु के विधान जहाँ लागू है वहाँ पे कोई संविधान लागू नहीं हो सकता। अब चूंकि इनकी हिम्मत नहीं पड़ती है सीधे सीधे भारतीय संविधान को ख़त्म करने की बात को लेकर, इसलिए दलित और पिछड़े लोगों को बरगला के, भ्रमित करके, धर्म का भय दिखा के, लालच दिखा के और कुछ पर्चियाँ अर्चियाँ निकालने का नाटक करके लोगों को एकत्रित करके धर्म के नाम पे एकत्रित करना चाहते हैं। मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, अगर संविधान प्रेमी है धीरेन्द्र शास्त्री तो क्या उस संविधान का उनको सम्मान नहीं करना चाहिए जो धर्मनिरपेक्ष बनाता है हमारे देश को? ये संविधान ही तो देश को धर्मनिरपेक्ष बताता है। तो अगर ये धर्मनिरपेक्ष देश है तो फिर हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों हिंदू राष्ट्र की मांग? कुछ लोगों का कहना है, कई बाबाओं का भी कहना है कि मनुवाद से भारत चलना चाहिए, संविधान से भारत नहीं चलना चाहिए। जो मनु का विधान था या मनु का संविधान था वो सर्वश्रेष्ठ है, उससे ही भारत सोने की चिड़िया बनेगा।
अगर भारत में मनु विधान चलता था और मनु विधान इतना ताकतवर था तो फिर क्यों मुगलों ने शासन कर लिया उस मनु विधानियों के ऊपर, क्यों अंग्रेजों ने शासन कर लिया उन मनु विधानियों के ऊपर। सच बात तो यह है कि जब से भारत का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ संविधान लागू हुआ तब से भारत पे कोई कब्जा नहीं कर पाया। हम स्वतंत्र रूप से रहने का काम कर रहे हैं। ये फिर से भारत को गुलाम बनाने की दिशा में ये आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक बात उस मनु विधान की लागू होने की है, ये सपना देखते रहे शेख चिल्ली जैसा। इनकी हिम्मत नहीं, इनकी हैसियत नहीं, इनकी औकात नहीं। जब तक इस देश के अंदर अंबेडकरवादी लोग जिंदा हैं, जो कि हमेशा जिंदा रहेंगे और रोज बढ़ते चले जाएंगे, ये ना तो भारत के संविधान को छू सकते हैं, ना बाबा साहब का अपमान कर सकते हैं और ना ही मनु विधान को लागू कर सकते हैं। किसी भी कीमत पे हम मनु विधान को लागू नहीं होने देंगे। बाबा साहब का संविधान ही इस देश के अंदर लागू रहेगा। वही देश की आत्मा है, वही देश की पहचान है, वही इस देश की असलियत है। सर, हम लगातार बात तो करते हैं कि संविधान को हम बचाएंगे, संविधान के लिए लड़ेंगे, लेकिन और ये भी कहते हैं कि मनु विधान लागू नहीं हो सकता, लेकिन अभी हमारे सामने कुछ घटनाएं हैं। मैं एक हफ्ते की बात कर लूँ तो कटनी, छतरपुर, अभी हम बात ही कर रहे थे एक पारसी समाज के बुजुर्ग के साथ, जिस प्रकार से घटना सामने आई लखनऊ में। जिस घटना सामने क्यों आ रही है कि पेशाब एक गंदगी होती है जो चटवाया जा रहा है, ऊपर उसके शरीर के ऊपर करी जा रही है, 70 साल के बुजुर्ग के साथ हो या 24 साल के युवा के साथ हो, फिर तो मनु विधान तो लागू हो ही गया है ना। मनु विधान लागू करने का प्रयास हो रहा है और ये वो लोग हैं घटनाएं करने वाले जो मनु विधान को ही भारत का संविधान मानना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं। लेकिन आपने निरंतर देखा होगा कि जहां भी घटना होती है वहां अंबेडकरवादी पहुंचते हैं, आर पार की लड़ाई लड़ते हैं। और ये मनु विधान से चलने वाली जो पार्टी की सरकार है, ये जो जिस पार्टी की सरकार है वो खुद मनु विधान को मानने वाली है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि वो उस बात को खुलेआम स्वीकार नहीं कर पाती। इनके ही उस प्रशासन को हम मजबूर कर देते हैं कि कायमी करो। अगर दमोह की घटना इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि दमोह में जब एक कुशवा लड़के से एक पंडित जी के पैर धुलवाए गए और उसको पानी कुशवा को पिलाया गया तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई भी उनके खिलाफ हुई है। ये भारत का संविधान है, ये है बाबा साहब की ताकत, ये है हम लोगों का असली पहचान, हमारी असली शख्सियत, हमारी असली हैसियत कि अगर जाति के आधार पर भेदभाव होगा तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे आप किसी भी उच्च जाति के बने रहो। ये राजा का राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है और ये लोकतंत्र बाबा साहब के संविधान से लागू हुआ है। एक बात और आपको स्पष्ट कर दूं, आपके माध्यम से मैं कह रहा हूं, जो हमने राष्ट्रपति जी से भी मांग की है, जातिगत जितनी भी हिंसाएं हो रही हैं मनु विधान की सोच के तहत और जो सत्ताधारी लोग हैं उनके संरक्षण के कारण, आप बताइए दलित के साथ जो एक दलित बुजुर्ग के साथ घटना जो लखनऊ में हुई है वो दिखाती है कि आरएसएस कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। आरएसएस का था। यस, वो व्यक्ति आरएसएस का था। वो बुजुर्ग व्यक्ति अगर चबूतरे पे बैठ गया, मंदिर के बुजुर्ग है, उसकी सांस उखड़ रही, उसकी तबीयत खराब है और खांसी आने के कारण अगर उसकी पेशाब वहां निकल गई तो न सिर्फ पेशाब उससे साफ कराई गई एक 70 साल के आदमी से, बल्कि उसको पेशाब चाटने के लिए विवश किया गया एक आरएसएस के व्यक्ति के द्वारा। तो आप समझ सकते हो कि ये आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये स्वयं की सेवा के लिए संघ बना रखा है इन्होंने। ये जनता की सेवा के लिए संघ नहीं बना रखा। लेकिन अंबेडकरवादी ऐसे लोगों को बेनकाब करेंगे। वहां भी कायमी हो गई है, भिंड के अटेर में भी कायमी हो गई है, कटनी में भी कायमी हो गई है, दमोह में तो एनएसए भी लग गई है। तो हम आपके माध्यम से मांग करेंगे कि इस देश में जातिगत आधार पर होने वाली हिंसाओं में एट्रोसिटी एक्ट अकेला ना लगे, बल्कि घटना की गंभीरता को देखते हुए वहां एनएसए भी लगाया जाना चाहिए। सभी के ऊपर जितनी भी घटनाएं सामने आ रही है, पेशाब पिलाने की, पेशाब चटाने की, जितनी भी जातिगत घटनाक्रम है, घटना की गंभीरता को देखते हुए, अगर गंभीरता ऐसी है जो क्रूरता वाली है, आपने देखा होगा एक आदिवासी को भी कितने बुरी तरीके से लोग मार रहे हैं, छतरपुर में जो मार रहे हैं, कुशवा को जो जातिगत आधार पर अपमानित किया जा रहा है, वहां भी आदिवासी को गाली देके जातिगत करके वो बहुत बुरी तरह से मारा जा रहा है। ये जो दलित बुजुर्ग को इस तरीके से किया गया है, जो अटेर में उठा के ले गए, अटेर की घटना है, ये सारी घटनाएं उस श्रेणी में आती हैं कि इन पर सिर्फ एट्रोसिटी एक्ट नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून भी लगना चाहिए। मैं पूछने जा रहा हूँ भिंड के एसपी से, मैं खुद दौरा करने वाला हूँ अटेर का दौरा करने वाला हूं। मैं पूछ रहा हूं कि अगर दमोह में इस घटना पे एनएसए लग सकता है तो तुमने क्यों नहीं लगाया? लखनऊ के एसपी ने एनएसए क्यों नहीं लगाया? तत्काल प्रभाव से एनएसए लगाना चाहिए। और एक बात और कहूंगा,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत सख्त बनते हैं, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा। ये बुलडोजर वाला जो बाबा है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे बुलडोजर कहाँ चले गए जब आरएसएस का व्यक्ति एक दलित 70 साल के आदमी के साथ ऐसे घृणित घटना करता है? अगर हिम्मत है, साहस है बाबा, अगर तुम वाकई में न्याय प्रिय हो तो दिखाओ अपना न्याय, भेजो उसके घर, घर तुड़वाओ उसका और दो उसको वही सजा जो सबको देने का काम करते हो। लेकिन तुम नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे ही मूल शाखा का कार्य करता है और तुम्हारी ही सोच है, तुम्हारी ही सोच को आगे बढ़ाने का काम करता है। बुलडोजर तो सिर्फ मुस्लिम घरों पे ही जाते हैं, बाकी तो तेल खत्म हो जाता है। नहीं, बुलडोजर वहां पे मुसलमानों पे चलता है, यादवों पे चलता है, हाँ, और दलित भाइयों पे भी चलता है, चुन चुन के चलता है। वो बुलडोजर जातियों के हिसाब से तय करता है, उसका ड्राइवर जो है उसका गियर नहीं डलता। अगर वो आरएसएस का विषय हो या बहुत बड़ी जातियों का विषय हो और खास तौर पे बाबा की जाति हो, फिर तो पूछना ही क्या है। तो वो बुलडोजर की दिशा ही बदल जाती है, चौक हो जाता है वो बुलडोजर। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ सुमित भाई, ये बहुत गंभीर विषय है। आज देश की जो स्थिति है, राष्ट्रपति जी को संज्ञान लेना चाहिए। और राष्ट्रपति संज्ञान, देखिए, अगर स्वयं संज्ञान अगर कोर्ट लेके कोई कार्रवाई करता है, वहीं सिद्ध हो जाता है कि सरकारें अक्षम हैं या सरकारें बेईमान हैं। सर, आपने अपने अभी क्या बोलते, हम जब इंटरव्यू ले रहे थे तो 3 से 4 बार कह दिया कि राष्ट्रपति जी को संज्ञान लेना चाहिए। आपने पत्र भी लिखा है। अभी छतरपुर की ही बात करते हैं, पीटने वाला व्यक्ति उमेश नाम था उसका, शायद वो आदिवासी समाज से था, बहुत बहरे से पीटा गया, हम देख भी नहीं सकते, ऐसे विजुअल्स थे। लेकिन राष्ट्रपति जी ने क्या संज्ञान लिया? कुछ संज्ञान नहीं लिया। और ना ही कोई बड़ा लीडर जो आदिवासी का, वो भी सामने नहीं आता है। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो उनकी आबादी 23 से 24% है, बहुल है, आदिवासी बहुल है मध्य प्रदेश। और इस प्रकार से कुछ लोग, कुछ समाज के लोग आगे पीट जाते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई अब एनएसए की बोल रहा है कि एनएसए लगना चाहिए, वो नहीं लगा, गिरफ्तारी होने में इतना टाइम लग जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? राष्ट्रपति आदिवासी, इसलिए मेरा सवाल है ये। जी, देखिए क्या है कि राष्ट्रपति जी आदिवासी हैं, लेकिन हमारे देश का जो सिस्टम है, राजनीतिक जो हस्तक्षेप होता है, अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने उनको बनाया है। लेकिन जब वो बन गई हैं, उस पद पे पहुंच गई हैं, तो फिर उसके बाद उनका कर्तव्य ये बनता है कि उनको कार्रवाइयाँ करना चाहिए। जहाँ तक मध्य प्रदेश की घटना की बात है, और मध्य प्रदेश या देश के आदिवासी या दलित नेता अगर चुप बैठे हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा भाजपा और कांग्रेस के नेता चुप बैठे। भाजपा के लोग जुल्म करेंगे, कांग्रेस के लोग जुल्म को देख के मौन व्रत रख लेंगे, क्योंकि ये दोनों मौसियाते भाई हैं या बहनें कह लो। ये दोनों की विचारधारा में कोई फर्क नहीं। जो कांसीराम साहब कहते थे एक सांपनाथ है एक नागनाथ है, ये बिल्कुल हकीकत है। इसलिए ये नहीं लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, भाई चंद्रशेखर आज़ाद लड़ेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ेंगे, हमारे ऐसे हजारों साथी लड़ेंगे पूरे प्रदेश में, और लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा बीजेपी मौन, कांग्रेस मौन, लेकिन हम लड़ने पहुंच रहे हैं। हमारा दलित पिछड़ा समाज संगठन भी लड़ रहा है, हमारी भीम आर्मी लड़ रही है, हमारी आज़ाद समाज पार्टी लड़ रही है, हमारी ओबीसी महासभा लड़ रही है, हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथी लड़ रहे हैं। हम सब लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। आपका तो गठबंधन भी हुआ है अभी बिहार में। हाँ, बिहार में गठबंधन हुआ है। बिहार में स्वामी प्रसाद मौर्य जी और आज़ाद समाज पार्टी, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने गठबंधन किया है। ओबीसी भी उसमें शामिल है। हाँ, निश्चित रूप से हैं। बिहार के चुनाव चल रहे हैं और बिहार में कुछ अच्छे परिणाम आए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और अच्छे परिणाम हम उसी को मानते हैं कि गैर संवैधानिक लोग जो सत्ता में बैठे हैं, सबसे पहले उनको उखाड़ के फेंकना हमारी प्राथमिकता होना चाहिए। सर, आप अब कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन जीतू पटवारी जी ने अभी एक फ़ोन कॉल पे बात करी थी, जो अभी भिंड वाली घटना हुई है उस पर। कांग्रेस तो कहती है कि हम दलितों को बचाने के लिए तत्पर है, हम तो अपनी जान लगा देंगे। लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई होनी चाहिए या फिर अपोजिशन को जिस प्रकार से लड़ना चाहिए, वो दिखाई नहीं देता। बस फ़ोन कॉल पे अपनी खाना पूर्ति करना, ये मतलब सही दिखाई नहीं दे रहा। देखिए, जब भी जीतू पटवारी हों, उमंग सिंगार हों, दिग्विजय सिंह हों, कमलनाथ हों या फिर राहुल गांधी जी हों, ये लोग बड़े कंफ्यूज पर्सन हैं। ये पार्टी ही कंफ्यूज है। आधे लोग इस पार्टी के अंदर कहते हैं कि नहीं, हमें दलितों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ना चाहिए, आरक्षण की लड़ाई लड़ना चाहिए, जातिगत जनगणना की लड़ाई लड़ना चाहिए। पर आधे नेता बैठे बैठे कहते फिर हमारे ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे, हमारे ठाकुर नाराज हो जाएंगे, हमारा सामान्य वर्ग नाराज हो जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन में रहने वाले लोग हैं, इनके बस का कुछ नहीं है। जहाँ तक फ़ोन कॉल की बात है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, कितने एमएलए हैं कांग्रेस के? बुलाओ सारे एमएलए को, बैठ जाओ मुख्यमंत्री के सामने धरना देके। दलितों की इतनी घटनाएं हो रही, जीतू को शर्म नहीं आती? जीतू पटवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष है। मैं तो उमंग भाई को भी कहूँगा, मैं उनको मानता हूँ कि उनके अंदर क्षमताएं और ज़्यादा दिखती हैं मुझे। उमंग सिंगार से भी कहूँगा, अगर आदिवासी लड़का इतना पिट गया, आप कहाँ गए हो?
आप नेता प्रतिपक्ष हो, आपको प्रोटोकॉल भी मिलता है, आपको तुरंत जाना चाहिए और वहीं धरने पर बैठ के और ऐसे की कार्रवाई करवा के आना चाहिए। और अगर आप डर रहे हो प्रशासन से तो छोड़ो मुख्य विपक्षी दल का तमगा, बोल दो कि हमारे बस का नहीं है, हम लोग कर लेंगे, लड़ लेंगे, न्याय दिला लेंगे। सर अगर दोनों ही पार्टी खराब है तो फिर कोई तीसरा विकल्प भी तो नहीं है मध्य प्रदेश वासियों के पास। यहाँ पर हम आप बात करते हो कि 6 करोड़ लोग हैं जो है, हम मूल निवासी लोग हैं, हम बहुजन लोग हैं, 1 करोड़ दूसरे लोग हैं, तो फिर 6 करोड़ लोगों का यहाँ पे रहनुमा भी तो नहीं है, कोई पार्टी भी तो नहीं है। यहाँ पे मध्य प्रदेश के 6 करोड़ बहुजनों को हम विकल्प देने वाले हैं और बहुत ही जल्दी, संभवतः इसी महीने के अंत तक, मैं इस संबंध में आपसे फिर चर्चा करूँगा। और ऐसा विकल्प देने वाले हैं कि जिस दिन हम ये विकल्प दे देंगे, विकल्प ऑलरेडी है, बस उस विकल्प को थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं कि कुछ तैयारियों के साथ उसको फिर से री अनाउंस करने की ज़रूरत है। विकल्प ऑलरेडी है, ऑलरेडी हम एक विचारधारा में एक दल में काम करते हैं, तो हम विकल्प देने भी वाले हैं। और जिस दिन हम शुरुआत कर देंगे इस तरह से अनाउंस करके कि आओ अब चुनाव मैदान में हम निपटते हैं, आमना सामना करते हैं, दोनों ही दल उस दिन से घबरा जाएंगे, चिंता में पड़ जाएंगे। आप देखिएगा सुमित भाई, मेरे ख्याल से बहुत जल्द 5 तारीख के पहले इस संबंध में मैं आपसे चर्चा करूंगा। विकल्प देंगे और मैंने कहा पहले भी आपसे कि 50 सीटें जीत के लाएंगे और इस सत्ता की चाबी हम लोगों के पास होगी। सवाल तो वही रहेगा ना, विकल्प देंगे मतलब क्या नई पार्टी के रूप में विकल्प देंगे या पार्टी वही रहेगी? आपने बोला हमारी एक पार्टी, फिर आपका मतलब फिर और कोई ट्रैक पर आ जाते हो आप कि हम देंगे, विकल्प देंगे, या दलित पिछड़ा समाज संगठन जो बना है इसके बैनर तले विकल्प देंगे, या कुछ नया आपने सोच के रखा है? जी, दलित पिछड़ा समाज संगठन नॉन पॉलिटिकल संगठन है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला एक संगठन है। इस प्लेटफॉर्म पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हमारी तैयारी सिर्फ इतनी है, जैसे मैंने कहा कि बिहार में अच्छे परिणाम आएंगे, तो अच्छे परिणाम की उम्मीद ये है, भाई चंद्रशेखर आज़ाद मेहनत करें, स्वामी प्रसाद जी मेहनत करें, तेजस्वी भाई मेहनत करें, आपके मांझी वो क्या नाम है मुकेश सहनी जी मेहनत करें, ये सारे साथी मेहनत करें। और इन सब की मेहनत से जो सत्ताधारी दल है, जो संविधान विरोधी है, वो उखड़ के फेंक जाए, ये पहली प्राथमिकता होना चाहिए। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में हमारी ये पहली प्राथमिकता है कि जो कांग्रेस कमजोर हो चुकी है, जो नहीं कर सकती है जिस काम को, उस काम को हम करेंगे कि भाजपा को जो 22 साल से यहाँ पे काबिज होके बैठी है उसको हटाने का काम हम लोग करेंगे। अब जहां तक आप बात करते हो प्लेटफॉर्म की, आप पूछना चाहते हो कि राजनीतिक दल कौन सा होगा, तो मेरा राजनीतिक दल अभी तक आजाद समाज पार्टी है। और स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, मेरा प्रयास यही है कि आजाद समाज पार्टी ही उस विकल्प को परोसे जनता के सामने, उसका विकल्प उम्मीदों का केंद्र बन के खड़ी हो। वो प्रयास अभी चल रहा है लेकिन नाकाफी है, और वो काफी तभी बन पाएगा जब मिले मुलायम कांसीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम वाला फार्मूला मध्य प्रदेश में फिट किया जाएगा। जब पिछड़ों का बड़ा नेता या पिछड़ों का बड़ा चेहरा, पिछड़ों की लड़ाई लड़ने वाला और दलितों की लड़ाई लड़ने वाला जब एक साथ खड़ा होगा, तो इसी मध्य प्रदेश में तत्काल परिणाम आएंगे। मुरैना से लेके सीधी सिंगरौली तक 122 सीटों में से 60 से 70 सीटें ऐसी हैं जो एससी और ओबीसी के गठबंधन पे सीटें जीती जा सकती हैं। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। मैं बहुत जल्द हमारी और चंद्रशेखर भाई हम लोग बैठने वाले हैं और मध्य प्रदेश की रूपरेखा हम तैयार करने वाले हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे कोई राजनीतिक दल नया नहीं बनाना पड़ेगा, और मैं बनाना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि चंद्रशेखर भाई बहुत ऊर्जावान है और उन्होंने ये करके दिखाया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की 1 लोकसभा सीट से स्वयं का जीतना, सिर्फ 2 लोकसभा अगर लड़ी हमारी पार्टी, तो एक में चंद्रशेखर भाई खुद जीते हैं और दूसरी में सिर्फ थोड़ी सी तैयारी पर 70,000 वोट लेके आए। तो ये परफॉर्मेंस देखेंगे। अब चलिए मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। 16 दिन का चुनाव मैंने लड़ा। मेरे लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी उस समय सांसद नहीं थे, बाद में बने, लेकिन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टार प्रचारक तो हमारे हैं ही, लीडर हैं ही। तो उस नाते उन्होंने मेरी विधानसभा में 4 सभाएं की और 16 दिन के अंदर हम लोग 30,000 वोट पे पहुंच गए। बीजेपी 40,000 वोट लाई, तो सिर्फ 10,000 वोट से हम तब हारे जब बीजेपी ने पैसा बांट दिया, मैं 50 गांव में जा नहीं पाया। तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश में भी रहा। राजस्थान को भी आप देखेंगे, राजस्थान में भी अच्छे निर्णय निकल के आए हैं, परिणाम निकल के आए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं जिस दिन एससी और ओबीसी का गठबंधन पूरी ताकत से बन के खड़ा एमपी में हो जाएगा, यकीन मानिए इसी 2028 का परिणाम
अलग ही होगा, विधानसभा भी अलग दिखेगी। विधानसभा में आपको नीला कलर दिखाई देगा, विचारधारा में नीला कलर दिखाई देगा, और सरकारें समाज हितैषी, जन हितैषी, बहुजन हितैषी निर्णय करने लगेंगी। आप सिर्फ एससी और ओबीसी की बात कर रहे हैं, आपने अभी तक किसी ट्राइब लीडर की बात नहीं करी है, फिर उसके साथ किसी गठबंधन की बात नहीं करी है, फिर पीला रंग क्यों छोड़ा जा रहा है? नहीं, मैं पीला रंग हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। हम बात सिर्फ इतनी कर रहे हैं कि पीला रंग जो है, हमने तो ये भी बात की कि हम मुख्यमंत्री पिछड़ा उसको चाहते हैं, एससी एसटी के व्यक्ति को चाहते हैं, आदिवासी व्यक्ति को चाहते हैं। और अभी जो हम लोगों की बातचीत होना है, हो सकता है कि हम किसी आदिवासी चेहरे को ही उसके लिए सबसे आगे कर दें। हाँ, अभी उस पर हम विचार कर रहे हैं, हमारी तलाश चल रही है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि हम ढूंढ रहे हैं कि हम जिसको दूल्हा बनाएं वो दूल्हा गुलाम ना निकल जाए, बस इतनी सी बात चल रही है। आदिवासी भाइयों के बगैर इस मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी तरह की सत्ता में परिवर्तन करना या नई सत्ता बनाना संभव ही नहीं है, क्योंकि 25% जो वोट रखता है वो आदिवासी वर्ग है, और सबसे कम जातिवाद अगर किसी में है तो आदिवासी में है। हम एससी के भाइयों में, हम ओबीसी के भाइयों में ज़्यादा जातिवाद, जाति के टुकड़ों में हम बटे हैं, लेकिन वो 6-6, 8-8 जातियाँ होने के बाद भी आदिवासी के नाम पर एक है, ये उनका प्लस पॉइंट है। और मूल निवासी भी हैं, ये उनका प्लस पॉइंट है। और मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे भी बयान आया था कि हम हिंदूवाद में नहीं बहते, हम हिंदू नहीं हैं, हमारी अलग मान्यताएं हैं, मैं इसका भी स्वागत करता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आदिवासी को आगे करना पड़ेगा। सर, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा, आप अभी आने वाले कुछ समय में कोई बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, जस्ट लाइक कि अभी हम देख रहे हैं कि आरक्षण का मुद्दा जो आप लगातार उठा रहे थे अभी भी कोर्ट में लटका पड़ा है। लगातार एट्रोसिटीज पे जब भी मैं आपसे इंटरव्यू करता हूं, तो जब भी इंटरव्यू करने आता तो उससे एक हफ्ते पहले 1-2 एट्रोसिटीज तो ऐसी हो ही जाती है जो बहुत घिनी होती है। तो इसको लेकर कोई बड़ा मूवमेंट तैयार कर रहे हैं आप अपने बैनर के तले? 26 नवंबर को संविधान दिवस है। आज ही हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष जी ने, दिलीप मस्के साहब ने और साथियों ने, कमल कुशवाहा जी ने कमिश्नर को, पुलिस कमिश्नर को जाके आवेदन दिया है। भोपाल में एक मैदान की हम अनुमति लेके बहुत बड़ा प्रदर्शन 26 नवंबर को करने जा रहे हैं भोपाल में। और वो इन्हीं मांगों को लेके है कि जहाँ भी एट्रोसिटी होती है, और अगर वो घटना इस प्रकार की होती है जिसको क्रूरता और मानवता के बिल्कुल विपरीत माना जाएगा, तो उसमें एनएसए की कार्रवाई का प्रावधान किया जाए, और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से की जाए। पहली मांग तो यही रहेगी। दूसरी मांग ये रहेगी कि संविधान के खिलाफ और बाबा साहब के खिलाफ अपमानजनक बात करने वाले लोग, सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने वाले लोग, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले साधु संत, इन सब के खिलाफ भी सख्त कार्रवाइयाँ की जाएँ। और सबसे अहम मांग ये रहेगी, जो 13% होल्ड है अभी ओबीसी के लोगों का, उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। और जैसे एससी और एसटी को संख्या के अनुपात में आरक्षण मिल रहा है, ऐसे ओबीसी को भी संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। इन मांगों को लेके एक मांग और है कि हमारे ग्वालियर में बाबा साहब की स्टेच्यू के लगने का जो विवाद गहराता जा रहा है, उसको तूल दिया जा रहा है, उसको खत्म करके सरकार हस्तक्षेप करके तत्काल बाबा साहब की स्टेच्यू ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में लगाए। इस तरह की मांगों को लेके 26 नवंबर को हमारा संगठन 1 लाख लोगों को भोपाल में एकत्रित कर रहा है, और हम बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम पहले सभा करेंगे, फिर मुख्यमंत्री के घर की तरफ कूच करेंगे, देखें वो उन्हें गाय दूध का वो भैंस पिलाते हैं या क्या कराते हैं। वो मुख्यमंत्री पे निर्भर करेगा कि वो कैसा व्यवहार करते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं कि हम लोगों की बात मान लेते हैं, उनके प्रतिनिधि आके इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, तो हम घेराव करने की आवश्यकता नहीं। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में बिलीव करने वाले लोग हैं, संविधान को, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि उनने मनुवाद की बात मानी और उसका दबाव में रहे, तो फिर 2 यादवों का मुकाबला होगा। अच्छा, एक 2 यादवों का मुकाबला होगा, बिल्कुल 2 यादवों का मुकाबला होगा। एक मनुवादी यादव और एक अम्बेडकरवादी यादव। मुझे पूरा विश्वास है अम्बेडकरवादी यादव जीतेगा। जो हमारे मुख्यमंत्री जी हो तो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, बोलते मैं तो तत्पर हूँ आरक्षण क्या बोलते लाने के लिए, पूरा देने के लिए 27%, लेकिन डंके की चोट पर ला सकता हूँ, लेकिन कोर्ट तो इजाजत दे। सबसे पहले तो कोर्ट ने उसमें ये कह दिया कि हमने रोका कब, आपने इतने साल से रोक क्यों रखा है। इसका कोई जवाब नहीं था मध्य प्रदेश की सरकार के पास, तो कोर्ट की तरफ से तो आज भी रुका हुआ नहीं है। वो चाहते हैं कि कोर्ट आदेशित करे ताकि हम अपने मनुवादी सिस्टम को ये कह सकें कि हमारी मजबूरी हो गई है। तो इसीलिए मैंने कहा मनुवादी मुख्यमंत्री हैं या अम्बेडकरवादी हैं, ये मोहन यादव को सिद्ध करना होगा। मैं 100% अम्बेडकरवादी हूँ, ये सिद्ध हो चुका है। तो अगर वो मनुवादी मुख्यमंत्री बन के काम करेंगे तो फिर मैं कह रहा हूँ कि 2 यादवों का मुकाबला होगा और मनुवाद हारेगा और अम्बेडकरवाद जीतेगा। देखते हैं सर क्या मुकाबला होता है, आगे हम जरूर दिखाएंगे अपने चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी। तो हमारे साथ है दामोदर यादव जी, इनका ये कहना है, आप इस बारे में क्या कहते हो नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।
आप सभी का वीडियो देखने के लिए बेहद बेहद धन्यवाद।